So good evening children. Yesterday हमने पढ़ा था that is growth model. There are two type of growth model of the population. One is logistic and second is exponential one. ठीक है. Exponential growth model we already studied. Exponential growth model तब applicable होता है जब resources are unlimited. Resources जिसकी कोई कमी नहीं होती. That is जनरली ये तब लागू होगा जब पॉपुलेशन जो है वो अपनी इनिशियल स्टेजेस में है. दैट इज द पॉपुलेशन इज स्मॉल बट द रिसोर्सेज आर प्लेंटी. ठीक है. सो इन सच ए केस द पॉपुलेशन विल कंटिन्यू टू ग्रो एट अ मच रैपिड रेट. ठीक है. और इस केस के अंदर क्या है, रिसोर्सेज काफी सारे हैं, उनके प्रीडेटर्स कम हैं. उस केस के अंदर जो है रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइज करने के लिए जो है जो पॉपुलेशन होगी वो बड़ी तेजी से ग्रो करेगी. एंड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, विद इन certain year, it will reach to a very great population. But the resources cannot be unlimited forever. Resources तो हमेशा किसी भी हालत के अंदर finite हो ही जाएंगे. ठीक है. As the population grows and grows and grows and it reach up to a certain level, then the resources will become finite. Moreover, there will be some other factors also be operational, like natural climatic conditions may be unsuitable, or the predators may go on and the diseases may occur, and many other factors. So the population can never go on increasing forever. ठीक है. तो एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन जो ग्रोथ मॉडल है वो ये कह रहा है कि एज द रिसोर्सेज आर अवेलेबल, द इननेट पोटेंशियल ऑफ द ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन विल बी अनलिमिटेड. वो ग्रो करती जाएगी. लेकिन इन रियलिटी इट नेवर हैपेंस. इन रियलिटी देयर विल बी सर्टेनली अ सर्टेन चेक्स विल ऑपरेशनल, and that is why we see right from the time of Earth's origin of a particular species in any given habitat, the population is never gone on increasing forever. ठीक है. वो हमेशा कहीं न कहीं जाकर के जो है कम हो ही जाती है, because resources will definitely become limited after a certain period of time as the population grows. ठीक है. तो हमने देखा कि there are several seasonal animals, there are several seasonal plants. their population जो है that increases to a greatest extent, but as the condition become unfavorable, उनके नंबर कम हो जाते हैं. ठीक है. या कोई और कारण से उनके लिए जो हमने ग्रोथ का पैटर्न दिया, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला दिया था, dn/dt is equal to e to the power rn. ठीक है. तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे तो हम निकाल सकते हैं कि आफ्टर टी टाइम व्हाट विल बी द पॉपुलेशन. द सेकंड टाइप ऑफ ग्रोथ मॉडल वाज द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल. लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज मोर एक्यूरेट, लाइक मोर प्रिडिक्टेबल. हम जानते हैं कि जो है पॉपुलेशन जो है वो हमेशा के लिए बढ़ नहीं सकती है. वो शुरू में बड़ी तेजी से बढ़ती है, देन मतलब शुरू में धीरे धीरे बढ़ती है, फिर तेजी से बढ़ती है, एंड एक लेवल पे आने के बाद once it reach to its carrying capacity, the population जो है that becomes stable. ठीक है. Now we had another term there, that is carrying capacity. Carrying capacity is the term which was given for a particular population. It differs from population, the species to species, the population of each species. ठीक है. तो population of grazing animals, the carrying capacity will be depending on what are the number of grazers in a particular habitat, how many different type of grazing animals are there who are sharing the same resources, and उनके हिसाब से वो कब तक बढ़ेगा. ठीक है. तो कैरिंग कैपेसिटी कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी. इट इज नॉट ओनली डिपेंडिंग ऑन द रिसोर्स अवेलेबिलिटी, बट इट आल्सो डिपेंड ऑन द अदर फैक्टर्स. So let us discuss that and then we'll understand it in a better manner. तो हम पढ़ते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल. ठीक है. तो देखते हैं क्या लिखा है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल. नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज हैज डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्स टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. कहने को तो हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पढ़ा थोड़ी देर पहले, है ना, कल भी पढ़ा था और आज भी अभी मैंने इसको डिफाइन करा. लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमेशा के लिए नहीं हो सकती है. लिखा है क्लियरली, नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज एंड nature has its disposal unlimited resources to permit exponential growth. कभी न कभी तो जाकर के किसी न किसी स्टेज में तो जाकर के रिसोर्स जो है वो लिमिटेड हो ही जाएंगे. ठीक है. जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, एक स्टेज ऐसे आएगी कि वो रिसोर्स उनके लिए लिमिट हो जाए. दिस लीड टू द कंपटीशन बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ द लिमिटेड रिसोर्स. वहां पे क्या हो जाएगा, कंपटीशन. देयर विल बी
a fight, there will be a competition between the members of same species. And if the same resources are shared by the different species, then उनके बीच में भी competition होगा. Say for example, grazing animals. So there are a variety of grazing animals. There are rabbit, there are deer, there are what do you call, antelopes are there, then there are cows are there, then buffaloes are there, wild buffaloes are there. There are hundreds of species which are eating grass. So all of these will have a competition. Okay, not only the member of one species, but since in this chapter we are studying about population, we will limit our attention to the population only. तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि उनके बीच में competition शुरू हो जाएगा. Eventually, the fittest individual will survive. Fittest individual कौन है? Fittest individual कौन है? Maybe the one which can arrange its food in a better manner, which can compete with the other members in a better manner, or maybe that one which can survive even in the less availability of food. वो कम खा करके भी जिंदा रह सकता हो. ठीक है, तो फिटेस्ट की मेंबर के जो कंडीशन होगी वो अलग अलग हो सकती है. विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस. तो जो सर्वाइव करेगा वो ही रिप्रोड्यूस करेगा. जो अनफिट होंगे वो मर जाएंगे तो वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे. So in a way the population will refine, population will become better to good to better. ठीक है, अनलाइक इन ह्यूमन पॉपुलेशन हम क्या देख रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन वो बैड से वर्स होती जा रही है, क्योंकि हमने कई सारे ऐसे करेक्टर देखे जो हमारे पूर्वजों में थे वो खराब थे, वो उनसे भी खराब हो गए, है ना. अगर हम रिसेंटली भी देखें, नॉट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, बट मैं वैसे भी कह रहा हूँ, वैसे भी रिसेंटली भी अगर हम देखें तो दिस पास्ट 1.5 years टाइम जिसने कोरोना ने हमको जो है वो घर पे रहने की आदत डाल दी, तो बच्चे लेजी लेथार्जिक हो गए हैं. भी स्कूल में आते हैं ऐसे चलते धीरे धीरे जैसे मेहंदी लगा के आ रहे हो, और बिल्कुल मतलब दे आर सो लेजी. तो जो पहले फुर्ती थी बच्चों के अंदर वो सारी खत्म हो गई. वाई? बिकॉज द चिल्ड्रन आर बिकम होम बाउंड. वो चार दीवारी के बीच में रहने लगे, वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो अपनी पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं. ऐसा ही होता है पॉपुलेशन के अंदर. ठीक है, तो जो फिटेस्ट मेंबर होंगे वो सरवाइव करेंगे, तो वो और अच्छे, मतलब उनके बच्चे जो होंगे उनमें फिट मेंबर्स के होने के चांसेस ज्यादा होंगे. अनफिट होंगे वो फिर एलिमिनेट कर दिए जाएंगे, फिट मेंबर और आगे बढ़ते चल जाएंगे. तो दैट इज वे the members of the different species which we see around us, they are refined. उनके अंदर जो है जो वीकर करेक्टर है वो धीरे धीरे कम होते गए. तो वट एवर टाइप ऑफ एनिमल यू सी, हम अगर बात करें कि जब से दुनिया बनी है तब से लेकर के अभी तक, या हम बात करें कि पिछले 50 साल के अंदर जो है एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीज. ठीक है, तो अदर एनिमल्स के साथ में वो प्रॉब्लम नहीं है जैसे कि प्रॉब्लम हमको आती है. हम लोग के तो और बहुत ज्यादा ठंडी है, बट हैव यू एवर सीन एनी एनिमल क्राइंग? और बहुत ज्यादा ठंड लग रही है. वाई? बिकॉज उनके पेरेंट्स जो नहीं टॉलरेट कर पाते तो मर गए, जो टॉलरेट कर पाते तो वो जिंदा रहे. उनके बच्चे आए, उनमें से जो नहीं टॉलरेट करते पाते थे वो मर गए, जो अच्छे थे वो आगे बढ़े. तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ओनली द फिटेस्ट मेंबर हैव बीन सर्वाइव्ड एंड दे आर ओनली टेकिंग पार्ट इन रिप्रोडक्शन. तो उनकी पॉपुलेशन जो है वो अच्छी से अच्छी होती चलेगी. तो fittest individuals will survive and reproduce. And the government of many countries have also realized the fact that introduced various restraint. गवर्नमेंट ने कई सारे रिस्ट्रेंट लगा दिए हैं ताकि जो है पॉपुलेशन हमेशा के लिए इंक्रीज नहीं हो, टू लिमिट द ह्यूमन पॉपुलेशन. ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन को लिमिट करने के लिए उन्होंने, अब हम यहाँ पे फिटेस्ट मेंबर वाला चैप्टर लगा नहीं सकते. हम यहाँ पे नहीं कह सकते कि आप चल नहीं सकते हो, आपको दिखता नहीं है, आपका डाइजेशन खराब है, आपको एसिडिटी है, आपको अल्सर हो रहा है, आपको जिंदा रहने का हक नहीं है. दैट वी कैन नॉट से. बट व्हाट वी कैन से इज we can put certain type of civil conditions. We cannot simply ask someone कि भाई आप अपने पॉपुलेशन को नहीं बढ़ाओ, बट हम एक तरह की कंडीशन लगा सकते हैं. हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर आपने जो है 2 से ज्यादा बच्चे किए हैं तो फिर हम जो है आपको नौकरी देने के लिए बाध्य नहीं होंगे, है ना. या 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो फिर हम आपको जो है वोट देने का राइट जो है हम आपसे ले सकते हैं. लेकिन क्वेश्चन तो ये है कि वोट देने का राइट तो इंडिविजुअल का होता है, और रिप्रोडक्शन में उसका क्या पार्टिसिपेशन. ठीक है, इफ आई से दैट मेरे 4 बच्चे हुए हैं तो चारों बच्चों का आप वोट देने का अधिकार नहीं छीन सकते ना. उनको थोड़ी पता है, उनमें उनकी गलती नहीं है. आप मेरा वोट देने का अधिकार छीन सकते हैं क्योंकि मेरे 4 बच्चे हुए. तो देयर आर सम रिस्ट्रेंट्स which are put by the different governments to limit the population.
ठीक है, विद अ व्यू ऑफ लिमिट ह्यूमन पॉपुलेशन। तो चाइना इज द फेमस एग्जांपल, और बाकी दुनिया में तो उल्टा ही हो रहा है, वहाँ पॉपुलेशन वैसे ही कम हो गई है और वहाँ पे बढ़ाने की बात हो रही है। हाँ, हमारी कंट्री के अंदर भी कुछ कुछ बातें उठती हैं, है ना, फॉर मैल इंटेंशन, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए, पर ऐसा कुछ है नहीं, है ना। देर आर, क्या कहते हैं, पॉपुलेशन जो है वो हर कम्युनिटी के लोगों की ज्यादा है, ठीक है। इफ यू गो टू द विलेज साइड यू विल फाइंड दैट एवरी हाउस हैज गॉट 4 4 5 5 चिल्ड्रन। लेबर क्लास के लिए उनको काम करने वाले लोग चाहिए, तो उनके घरों में उस हिसाब से वहाँ पे जो है अभी मेडिकल फैसिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं हुई है कि वो ये सोचे कि हम 2 बच्चों से गुजारा कर लेंगे। पता चले कि 2 बच्चे में दोनों बच्चों को जो है किसी को सांप ने काट लिया, कोई कुएं में गिर गया, या कोई बीमार हो गया और उसको मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हुई है, या किसी को कोरोना हो गया, या किसी को कुछ और हो गया और डेथ हो गई, तो फिर क्या वो 2 बच्चों के साथ में अपनी जिंदगी बिना बच्चों की जी लेंगे? तो आइदर first the government has to provide the facilities accordingly and then only government can bound them, restrain करने के लिए हमको जो है वो conditions create करनी पड़ेगी जो अभी इंडिया में नहीं है उस हिसाब से, ठीक है। तो ये ना इन नेचर गिवन, ये सब इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, जस्ट हमने ऐसे डिस्कस कर लिया ना। इन नेचर अ गिवन हैबिटेट हैज इनफ रिसोर्स टू सपोर्ट मैक्सिमम पॉसिबल नंबर। एक जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे वो एक सर्टेन पॉपुलेशन के लिए तो काफी है। गांधी जी कहते थे हमारे कि देश के मतलब जो नेचर है उसके अंदर सबकी जरूरत पूरा करने की कुव्वत है ना, बट उनकी लालच को पूरा करने की कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है। इट हैज इनफ टू फुलफिल एवरीवन्स नीड बट नॉट द ग्रीड, ठीक है। और हमारी तो ग्रीड ही होती है ना, हम तो हमेशा ग्रीड पे ही जाते हैं, है ना। हम तो देखेंगे कि हाँ एक आम के आपके पेड़ के ऊपर 15 आम लग रहे हैं या 50 आम लग रहे हैं, तो हम सोचेंगे ज्यादा से ज्यादा आम मैं तोड़ के ले जाऊं, कल भी खाऊंगा परसों भी खाऊंगा। ये नहीं सोचूंगा कि भाई सारी पॉपुलेशन को या ज्यादातर लोगों को एक एक तो मिल ही जाए कम से कम। तो वो हमारी वो नहीं होती है, हम वी आर ऑलवेज ग्रीडी। नाउ बियॉन्ड विच नंबर ग्रोथ इज, बियॉन्ड दिस विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल। जब एक लिमिट तक पहुंच जाएंगे जहां तक एनवायरमेंट के पास सफिशिएंट है रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की। ना फुलफिल करने के लिए रिक्वायरमेंट के रिसोर्सेज इज नॉट ऑलवेज फूड, ठीक है। जब हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं तो सीधा सा हमारे दिमाग में आ रहा है फूड। फूड से पहले तो वाटर लिमिट हो जाता है, वाटर से पहले तो रिसोर्स मतलब रहने की जगह लिमिट हो जाती है। रहने की जगह बोले तो मतलब आप जानवरों के लिए सोचेंगे तो शायद उनके लिए फ्री टाइम में बैठने के लिए पेड़ की छाया होगी, या रात को सोने के लिए उनके लिए उनकी जो केव होगी या कोई दूसरी जगह होगी जहाँ पे वो रहते होंगे। अगर नंबर ऑफ बर्ड्स इंक्रीजेस टू मच तो वो जो पेड़ की डालियां जिस पे बैठते हैं वहां पे उनके लिए कंपटीशन होने लगेगा। तो कंपटीशन आर नॉट ओनली फॉर फूड, फूड तो हमको ऑब्वियसली दिखता है, लेकिन देयर आर सेवरल अदर टाइप ऑफ कंपटीशन। वाटर अवेलेबिलिटी इज द बिगेस्ट कंपटीशन इफ यू लुक इन द फॉरेस्ट, ठीक है। और वाटर रिसोर्सेज जो है ड्राई हो जाते हैं, उसके बाद जो है अलग अलग जगहों के एनिमल्स वहाँ आने लगते हैं, फिर उनके बीच में कंपटीशन होने लगता है ना। अगर किसी छोटी जगह पे होगा तो शायद गैसेस ऑक्सीजन कैन आल्सो बी है मतलब फैक्टर, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, रिसोर्स इज नॉट ऑलवेज क्या कहते हैं फूड। So a given habitat has enough of resource to support the maximum possible a certain maximum population, ठीक है, number beyond which no further growth is possible. Let us call this limit as the carrying capacity. तो ये ऐसा हो गया जैसे वो कैरी कर सकता है, वो उठा के चल सकता है, कितना पॉपुलेशन को उठा के चल सकता है, कितने पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकता है, उसको हमने कैरिंग कैपेसिटी कह दिया, हमने उसको के से डिनोट किया फॉर दैट पर्टिकुलर स्पीशीज इन दैट पर्टिकुलर हैबिटेट। हर स्पीशीज के लिए उस पर्टिकुलर हैबिटेट में, दूसरी जगह पे हो सकता है कि वो कम हो, ठीक है। नाउ अ पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटेट विद द लिमिटेड रिसोर्स शोज इनिशियली अ लैग फेज। तो शुरू में क्या होगा, लैग फेज मतलब वो धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है। कोई भी पॉपुलेशन होती है शुरू में, क्योंकि मैक्सिमम इंडिविजुअल जो अभी वहां पर है वो अपनी रिप्रोडक्टिव एज तक ही नहीं पहुंचे, तो वो उनका कंट्रीब्यूशन काफी बाद में आएगा। अभी शुरू में जो इनिशियल पॉपुलेशन है वही बच्चे पैदा कर रहे हैं। फिर थोड़े टाइम बाद में क्या देखेंगे कि ये तो बच्चे पैदा कर ही रहे थे, दे वर कंटिन्यूअसली एडिंग अ सर्टेन नंबर, एंड जो इनकी पहली जनरेशन के बच्चे थे, जो फर्स्ट लॉट के बच्चे थे, वो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग कैपेबल हो गए, तो अब वो भी नंबर ऐड करेंगे। नेक्स्ट ईयर के अंदर 2 मोर जनरेशन जो होंगे वो प्लस इनिशियल पेरेंट्स जो हैं वो, फिर
एक थर्ड, जैसे अगर मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूँ तो ह्यूमन की बात करते हैं किसी भी नई जगह के अंदर, इफ यू टॉक अबाउट इन एनी न्यू प्लेस, तो देखते हैं इसको हम इस तरह से समझते हैं कि हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे अगर ये मान लीजिए ईयर 2000 है, ईयर 2000 में एक कपल आकर के किसी जंगल में रहना शुरू करा, किसी न्यू हैबिटेट में आकर रहना शुरू करा, एक लेवल के 5 कपल मान लेते हैं। तो 5 कपल जो हैं वो एक एक दो दो बच्चे पैदा करेंगे, एक ही बच्चा एक एक साल के अंदर। तो मान लीजिए 5 नए बच्चे ऐड हुए हैं, अगले साल में 5 नए और बच्चे पैदा होंगे, अगले साल में 5 और नए बच्चे पैदा होंगे, अगले साल में 5 और नए बच्चे होंगे। ये क्रम चलता रहेगा कम से कम 15-16 साल तक। 16 साल या 17 साल बाद में जो फर्स्ट लॉट के बच्चे थे वो सेक्सुअली मतलब केपेबल हो गए रिप्रोडक्शन के। तो अब यहाँ पहले शुरू में केवल 5 पेयर ही थे, और 5 पेयर अगर हम ये मान लेते हैं वो हर साल बच्चे पैदा कर रहे हैं। ठीक है, सोच लीजिए कि आप ह्यूमन का मतलब वो सिविल लॉस कुछ भी नहीं है, और दे आर फ्री क्योंकि रिसोर्सेज आर प्लेंटीली अवेलेबल, तो वो हर साल बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो उन्होंने 15-16 बच्चे पैदा, फिर जो है उसके बाद 17वें-18वें साल में उनके जो पहले बच्चे थे वो सेक्सुअली केपेबल हो गए, अब वो भी बच्चे पैदा करेंगे। तो 5 कपल है, 5 कपल और बच्चे पैदा करेंगे तो आगे हो गए। फिर अगले साल में 10 कपल और शुरू के 5, हाँ, तो 15 कपल हो जाएंगे, वो बच्चे पैदा करेंगे, फिर 20 कपल, और इस तरह से तो बच्चे, फिर पॉपुलेशन तेजी से बढ़ेगी। देन मान लीजिए कैरिंग कैपेसिटी ये है, उस रिसोर्स के अंदर जो है अवेलेबल फूड एंड अवेलेबल स्पेस या अवेलेबल ऑक्सीजन या अवेलेबल वाटर या जो भी चीजें हैं, जो भी टाइप के रिसोर्सेज है, उनमें से कोई एक रिसोर्स लिमिट कर जाता है, तो ये पॉपुलेशन फिर इसके आगे पीछे मंडराएगी, ज्यादा हो गई तो फिर कम होगी, फिर कम होगी, फिर ज्यादा होगी, एंड एक टाइम आएगा जब इसके पैरेलल। ठीक है, तो इनिशियली पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती है, जिसको हम कहते हैं लैग फेज। क्यों है लैग फेज? बिकॉज शुरू में मेंबरशिप कम है, फिर एक तेजी से ग्रो करने वाला फेज आएगा, उसको कहेंगे एक्सपोनेंशियल फेज, एंड देन फिर यहाँ पे आकर के वो स्टेबलाइज हो जाएगा, तो जो स्टेबलाइज का फेज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इसको क्या लिखा है, लैग फेज विच इज फॉलोड बाय an acceleration, phase of acceleration and de-acceleration, and finally asymptote। ठीक है, पहले वो तेजी से बढ़ रहे होंगे, फिर उसके बाद क्या है, उसको एक्सेलरेशन का मतलब पहले धीरे धीरे बढ़ रहे होंगे, फिर एक तेजी से बढ़ रहे होंगे, और फिर उसके बाद डी एक्सेलरेशन अगर उससे ज्यादा इंडिविजुअल हो जाएंगे जो कैरिंग कैपेसिटी के आसपास आ गए, तो फिर वो मरने लगेंगे, बिकॉज वहां पे देयर विल बी कंपटीशन बिगिन। ठीक है, कौन मरेगा? द मोस्ट अनसुटेबल मेंबर। ठीक है, when the population density reaches to the carrying capacity, a plot of n relation to the time t results in sigmoid curve। तो इसको कहते हैं sigmoid curve, sigmoid। ठीक है, sigmoid इस तरह से बनता है। if you see this type of curve, आप इसको sigmoid curve। ठीक है, तो ये sigmoid curve आप फिजिक्स में कई जगहों पे आपने सिग्मॉइड कर्व पढ़ा होगा या आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तो आप 11th पढ़ चुके हैं, तो कई सारे कर्व आ चुके होंगे सिग्मॉइड, तो सिग्मॉइड कर्व जो है वो हो जाएगा यहाँ पे। तो दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड, इसको हम कहेंगे वॉल्हल्स पल्स लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, ये पर्टिकुलर साइंटिस्ट होंगे जिन्होंने इसको स्टडी करा, उसके हिसाब से इनका नाम आ गया, कैपिटल में लिखे हैं तो नेचुरली दिस स्टैंड फॉर नेम। and described as a following equation। तो इसकी इक्वेशन क्या है, dn upon dt is equal to rn k minus n upon k, where d is dn dt जो है वो तो डिफरेंशिएशन है, आपको पता ही है, डिफरेंशिएशन आपको पढ़ दिया है फिजिक्स के अंदर और मैथ्स के अंदर, मैथ्स वगैरह भी आपके नहीं है। is equal to r is natural factor of growth है ना, इंक्रीज जो है उसका रेट है, ये एन जो है वो इनिशियल पॉपुलेशन है, के इज कैरिंग कैपेसिटी, अगेन इनिशियल पॉपुलेशन एंड कैरिंग कैपेसिटी। तो ये आ गया अपना आर इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ द नेचुरल इंक्रीज, जिसका मायना होता है डी माइनस बर्थ बी माइनस टी। ठीक है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। ठीक है, तो ये आर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर,
K will remain constant, इनिशियली पॉपुलेशन जो थी वो कांस्टेंट होगा, है ना। तो जो चीज वेरी कर सकता होगा वहां पे वो क्या होगा, वो R ही वेरी करेगा ईयर ऑन ईयर, है ना। कैरिंग कैपेसिटी तो एक्सेप्ट फॉर ह्यूमन बीइंग, अदर्स के लिए कैरिंग कैपेसिटी जनरली वेरी नहीं करती है अनटिल अनलेस कोई जंगल के कोई कोई क्या कहते हैं नेचुरल हैबिटेट के अंदर कोई कैटास्ट्रोफिक चेंज नहीं आ जाए, जैसे कोई भूकंप आ गया या कोई वोल्केनो इरप्ट हो गया, तो उसकी जो रिसोर्सेज वो कम हो गए, अगर मान लीजिए इतना इलाका जो है वो अनयूजेबल बन गया क्योंकि वहां पे जो है मतलब स्टोन वगैरह निकल के आ गए हैं या वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो गए, तो रिसोर्स कम हो जाएगा, ठीक है। या कुछ और कारण हो सकते हैं, जंगल में आग लग गई है तो वो टेम्परेरी है, ठीक है। तो मान लीजिए किसी जंगल में आग लग गई थी, यहाँ के सारे पेड़ अब अवेलेबल नहीं, तो रिसोर्स जो है ऑल लिमिट हो जाएगा। तो इन दैट केस द के कैन द वैल्यू ऑफ के कैन डिक्रीज, इंक्रीज होने के तो बहुत ही रेयर चांस है। इंक्रीज तो बिना ह्यूमन एक्टिविटी के तो जनरली नहीं होता है। हाँ, कभी कभार हो सकता है कि किसी जगह पे जहाँ बारिश नहीं होती थी वहां बारिश होने लग गई और वहां कुछ नए पेड़ पौधे आ गए, घास फूस आ गई, तो रिसोर्स में इंक्रीज, ठीक है। बट दैट इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर इवेंट। तो ये जो है dn अपॉन dt इज इक्वल टू आर एन, देन ब्रैकेट में आप लेंगे k माइनस एन अपॉन के। तो ये जो है किसी भी लॉजिस्टिक पॉपुलेशन के लिए फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे दिया है सिंस द रिसोर्स फॉर द ग्रोथ फॉर मोस्ट एनिमल पॉपुलेशन आर फाइनाइट and become limited sooner or later, the logistic growth model is considered more realistic one. अगर आपसे पूछा जाएगा कि out of the two growth model which one is more realistic, तो ये। लेकिन फॉर सीजनल एनिमल जिनके एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर मान लीजिए 3 महीने के अंदर डेथ हो जाती है और वो सिर्फ बारिश के बाद में हुए हैं, तो बारिश के बाद में 3 महीने के लिए उनके लिए पास प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज है, वो रिसोर्स खत्म होने से पहले उनको वैसे ही मर जाना है ना। और आगे फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, तो वो उनके लिए हो सकता है कि वो वाली पॉपुलेशन जो पहले हमने पढ़े थे एक्सपोनेंशियल वो रियलाइज करें। आज के लिए आप देख रहे हैं, आज भी आज के रास्ता आप लोग आए नहीं थे, आज काफी सारे ड्रैगन फ्लाइज उड़ रहे थे, ठीक है। ये इस पर्टिकुलर सीजन के हैं, नेक्स्ट सीजन में आपको दिखेंगे नहीं, थोड़ी सी सर्दी हो जाएगी, ये सारे इंसेक्ट जो हैं वो छुप जाएंगे बिकॉज दे कैन नॉट मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। Okay, gather from government census data of population figures for India for the last 100 years. तो आप इसके लिए सिर्फ गूगल पे जाना काफी है और आपको मिल जाएगा। एंड प्लॉट देम टू चेक द ग्रोथ पैटर्न, विच ग्रोथ पैटर्न इज एविडेंट। तो हमारे में मतलब जो ग्रोथ पैटर्न है वो अमंग दीज टू है, मतलब हम पूरी तरह से ये भी नहीं कह सकते एक्सपोनेंशियल, हम पूरी तरह से ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो लॉजिस्टिक है, क्योंकि लॉजिस्टिक था, लॉजिस्टिक ही होता है, लेकिन हमने कैरिंग कैपेसिटी को बार बार इंक्रीज किया है। कैरिंग कैपेसिटी हमारी आजादी के टाइम में बहुत कम थी, तो हम फूड इंपोर्ट कर लेते थे, है ना। बिफोर इंडिपेंडेंस वी यूज्ड टू इंपोर्ट फूड, दैट वाज अ बेनिफिट टू द ब्रिटिशर्स, वो सरकार थी, वो लोग मंगा लेते थे फूड, वो हमारा रिसोर्सेज, हमारे यहाँ का पैसा, हमारे यहाँ का गोल्ड, हमारे यहाँ की चीजें बाहर भेजते थे। उनका कोई इंटेंशन भी नहीं था कि हमारे देश में फूड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे। फिर भी उन्होंने कुछ एक डैम्स बना दिए हैं, कैनाल सिस्टम वगैरह बना दिए हैं, कुछ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने लगी थी, उससे हमको टैक्स मिल जाता था, किसानों से वो जो है लगान वसूल करते थे, तो वो उनका पैटर्न था। थे तो बुरे ही अंग्रेज, मैं तो कभी नहीं कहूंगा बहुत अच्छे थे, है ना। पर जो भी है अभी कौन हम अच्छे हैं, जितना टैक्स पहले दे रहे थे उससे कई गुना ज्यादा टैक्स अब हम दे रहे हैं। अब तो हमारे सर्विस के लिए भी टैक्स दे रहे हैं, है ना। पानी का बिल जमा करा तो ठीक है, पानी भी घर में आ रहा है उस पर भी टैक्स दे रहे हैं, उसका बिल जमा करा रहे उस पर भी टैक्स दे रहे हैं, और सैलरी आ रही है उसका फंड ट्रांसफर करने उसका भी टैक्स देते थे, हर चीज पे टैक्स है, टैक्स ही टैक्स है, टैक्स ही टैक्स है। सो वी आर वेरी बैड स्टेट। चलिए जो भी है कर लें लो, सरकार होगा एक टाइम जब पलट के लोग पूछने लगे, अभी तो वो सीधे हैं, अभी तो लोग जो है कह रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। बट यू कैन नॉट किसी को सिकंजे के अंदर दबा दबा के बहुत ज्यादा नहीं दबा सकते। 28% जीएसटी किसको कहते हैं, किसी किसी चीज को होता है। कोई भी पैक आइटम आ रहा है तो उस पर टैक्स लगाओ, या तो आप इनकम टैक्स लो या जीएसटी, दोनों इधर भी मारो उधर भी मारो,
पेट्रोल तो हम नहीं लेंगे तो मनमौज जी है आपकी, और फिर सारे पे मौज वो लोग कर रहे हैं। चलिए हटाइए, ये तो बात अलग हो जाएगी। तो हम कह रहे हैं कि हमारे जो जो हमारी कैरिंग कैपेसिटी थी वो टाइम एंड टाइम अगेन इंक्रीज हुई है। उस जमाने में हमारी कैरिंग कैपेसिटी, अगर हम कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से चल रहे होते हैं इंडिया में, तो हमारी प्रोबेबली हमारी पॉपुलेशन कभी 30-35 लाख से ऊपर नहीं, करोड़ से ऊपर नहीं होती। 30-35 करोड़ भी कहाँ होती है, कहाँ होती है। उस टाइम भी अंग्रेजों ने मंगा मंगा करके खिलाया है ना। और वो मैं आपको कह रहा हूँ कि दैट इज बात वही है कि मतलब उन लोगों ने, उनका एम था, उनका उनको उनको अच्छा लगता था कि मतलब वो जो है बाहर से फूड मंगाए ताकि उनको टैक्स मिले उससे, है ना। इम्प्यूट ड्यूटी वसूल लो बाहर से। अभी भी यही हो रहा होता है, हाँ अभी भी यही हो रहा होता है। जब हमारे यहाँ थोड़ी शक्कर ज्यादा पैदा हो जाती है, हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर वहां से थोड़ा टाइम बाद में पता चलता है कि अरे शक्कर कम हो गई, फिर हम वहां से इम्पोर्ट कर लेते हैं। बस यही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये, और फिर हम बाद में धीरे धीरे टाइम एंड टाइम अगेन जो है हमने कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज किया। हमने दालों की पैदावार जो है वो बढ़ाई है। फिर हमने जो है क्या कहते हैं, कई सारे कैनाल सिस्टम बनाए, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है। फिर हमने पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स और क्या कहते हैं स्टोरेज फैसिलिटी, फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रिजर्वेशन, बहुत सारी चीजें हमने इम्प्लीमेंट की है। उसके कारण हमारे जो है रिसोर्सेज जो है वो बढ़ गए। अदरवाइज अगर हम नेचुरल तरीके से चल रहे होते तो हमारी जो कैरिंग कैपेसिटी कब की क्रॉस हो चुकी होती है और कब की हमारा पॉपुलेशन जो है वो अनसपोर्टिव हो जाता और मर जाता, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और होने भी नहीं देंगे, है ना। दिस इज अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से ये नहीं कह सकते कि साहब आपने पॉपुलेशन बढ़ा लिए, आपने घर में 4 बच्चे पैदा कर लिए, इसलिए अब हम जो है आपको खाना नहीं अवेल कराएंगे। वो किसी भी कंट्री के लिए जो है ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो करे, कैसे भी करे, है ना। क्योंकि आप और हम है क्या, व्हाट आर वी टू द गवर्नमेंट। चलो आप ये इस चीज को रियलाइज करके मुझे बताओ, आप और हम है क्या सरकार के लिए, कंट्री के लिए क्या है हम। Citizens. सिटीजन, सिटीजन तो है हम। रिसोर्स हैं, ये वर्ड सुना है आपने, ह्यूमन रिसोर्स। Yes, sir. आप जिस डिपार्टमेंट, मतलब जिस इसमें आ रहे हैं ना एजुकेशन के अंदर, वो HRD डिपार्टमेंट में था, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स क्या कहते हैं, सी, तो सी में एसिडेंटी क्यों आएगी, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, HRD, ये था डिपार्टमेंट। अब तो उसको एजुकेशन कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया। पहले इसको हम HRD कह रहे थे। HRD मतलब इट इज नॉट ओनली द एजुकेशन बट इट वाज डेवलपिंग द रिसोर्स फॉर सर्वाइवल ऑफ एवरी पर्सन। तो हम जो है ह्यूमन रिसोर्स है, हम इंसान के फॉर्म में रिसोर्स है, ठीक है। और हम ही जो है वो बाकी सारे रिसोर्सेज को जो है वो यूटिलाइज करने लायक स्टेट में लेकर के आते हैं आर्टिफिशियली। हम बिजली बनाते हैं, हम पानी सप्लाई करते हैं, हम लोहे की चीजें बनाते हैं, हम कार बना रहे हैं, हम ये बन रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, चीजों को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ये सब जो है वो रिसोर्स में, ठीक है। तो हम ह्यूमन रिसोर्स के फॉर्म में काम, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप दिस आर द पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स के अंदर आप पढ़े। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, दैट इज इंसान की पॉपुलेशन जो है वो टाइम एंड टाइम अगेन जो है वो कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस करी है। तो हम जो अगर कहते हैं कि इंसान की पॉपुलेशन जो है लॉजिस्टिक वे से ग्रो कर रही है, हमेशा नहीं कर रही है, क्योंकि हमने कैरिंग कैपेसिटी को चेंज करा। और हम ये कह रहे हैं कि अगर वो क्या कहते हैं वो हमेशा से इंक्रीज होने वाली है, तो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि रिसोर्सेज तो अल्टीमेटली सूनर और लेटर कम होंगे। तो नीदर वी आर कंप्लीटली एक्सपोनेंटल नॉर वी आर कंप्लीटली लॉजिस्टिक, ठीक है। वी आर लॉजिस्टिक बट एट द सेम टाइम वी हैव चेंज द कैरिंग कैपेसिटी टाइम इन टाइम अगेन टू मेक द पॉपुलेशन मोर क्या कहते हैं सुटेबल, ठीक है। चलिए ये आप हमारे जो है पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ चीजें हो गई, हाँ। तो ये चीज हमने पढ़ी है पॉपुलेशन के अंदर। पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट हमने पढ़ा है। पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट के अंदर हमने पढ़ा है कि जहाँ एक इंडिविजुअल होता है, उसकी बर्थ होती है, उसकी डेथ होती है। पॉपुलेशन के लिए बर्थ और डेथ नहीं होकर के, बल्कि उसके लिए बर्थ रेट एंड डेथ रेट होती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा बर्थ रेट होती क्या है, डेथ रेट होती क्या है, और उसको Sir, your voice. किन किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करती है।
इसे खत्म होने वाला, चलो दोबारा कर लेते। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन क्या है कि दैट इज एक स्पीशीज जो है वो दूसरी स्पीशीज के साथ में कैसे अपना सामंजस्य बैठाती है ना, हाउ इट एडजस्ट इटसेल्फ अलोंग विद द अदर स्पीशीज, इट मे बी डिपेंडिंग ऑन अदर स्पीशीज फॉर सम पर्पस और इट मे बी अफेक्टेड बाय सम अदर स्पीशीज, तो वो उसके अंदर अपने आप को कैसे कैसे वो एडजस्ट करती है, तो वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। दैट इज देखिए, पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस। किसी भी पॉपुलेशन में, मैंने आपको बार बार कभी कभी जो है ये बात को बताया होगा कि दुनिया में जितनी भी स्पीशीज है उसके दो ही काम है, खाना पीना और बच्चे पैदा करना। दैट इज दे हैव टू कीप एडिंग मोर एंड मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल। संसार में एक तरह से ये मान लेते हैं कि भगवान ने एक ही काम के लिए इंसान, मतलब जितने भी लिविंग बींग्स उनको बनाया कि हमको बच्चे पैदा करना है, तो बच्चे पैदा करना है तो खाना पीना तो होगा ही होगा, तो वही वही दो काम रह गए, दैट इज खाना पीना और बच्चे पैदा करना है ना। तो देन पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस। उनकी इंटेंस, उनकी उनकी जरूरत क्या, उनकी नीड क्या, उनकी उनका उद्देश्य क्या है संसार में, कि भाई उनको किसी भी तरीके से अपने आप को इस तरह से बनाना है कि वो ज्यादा से ज्यादा रिप्रोडक्शन कर सके, तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस रहे उसके अंदर। ऑल्सो कॉल्ड डार्विनियन फिटनेस। डार्विनियन फिटनेस का मतलब क्या है, जब बर्थ जो है वो डेथ रेट से ज्यादा हो, बर्थ जो है द इंडिविजुअल विच आर एडेड बाय बर्थ, their number should be greater than the number of individual which are eliminated by death। तो इसको हमने आर वैल्यू का है, आर वैल्यू शुड बी पॉजिटिव, हाई आर वैल्यू, ठीक है, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इन हैबिटेट इन विच दे लिव अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर। सिलेक्शन प्रेशर ये कौन सा सिलेक्शन है, अगर आपने डार्विन लॉ पढ़े हैं तो आप वहां पे पढ़ेंगे कि वहाँ डिफरेंट टाइप के सिलेक्शन होते हैं, है ना, सर्वाइवल ऑफ फिटनेस के हिसाब से। तो वहाँ कौन कौन से टाइप के सिलेक्शन चल रहे हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि दिस कैन बी देयर विल बी डिफरेंट टाइप ऑफ कंपटीशन। वो कंपटीशन होता है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, ये तो चलेगा नहीं, हाँ, देयर विल बी इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन कहाँ होता है, दैट इज बिटवीन द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज। एक ही स्पीशीज के मेंबर जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से compete करते हैं बिकॉज देयर रिसोर्सेज आर सेम। देन इंटरस्पेसिफिक, INTER स्पेसिफिक कंपटीशन। एंड देन तीसरा है कंपटीशन विथ एनवायरमेंट या सराउंडिंग। तो वो सराउंडिंग जो होगा उसके अंदर वेदर भी आएगा, उसके अंदर कैलामिटीज भी आएगी, उसमें डिजीजेस भी आएंगे, उसमें अदर टाइप के प्रेशर भी आएंगे। तो ये सब जो है वो प्रेशर्स हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह के सिलेक्शन प्रेशर्स हैं, इनके अंदर जो फिटेस्ट मेंबर होगा वो ही आगे जाएगा, जो अनफिट हो गया वो टाइम एंड टाइम अगेन जो है वो नेचर से एलिमिनेट कर लिए जाएंगे, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टुवर्ड्स द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव strategy। Some organism breed only once in their lifetime। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिंदगी में एक ही बार ब्रीड करते हैं, बहुत सारे हैं ऐसे। जितने भी सीजनल प्लांट है वो क्या कर रहे हैं, वो भी तो यही कर रहे हैं, वो भी तो जिंदगी में एक ही बार ब्रीड कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो मर जाते हैं। तो कुछ होते हैं जो कि जिंदगी में एक ही बार ब्रीड कर सकते हैं, जैसे पैसिफिक सैल्मन का नाम दे रखा है, जैसे बैम्बूज। बैम्बूज के बारे में हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि वो 50 साल से 100 साल के बीच में कभी एक ही बार फ्लावरिंग करेगा और उसके बाद वो मर जाएगा। तो ये पैसिफिक सैल्मन and fish and bamboos are those type of organism which breed only once in their lifetime। all the seasonal plants are for that matter, वो एक बार क्या कहते हैं उनमें फ्लावर आएंगे, सीड आएंगे, उसके बाद वो पेड़ मर जाता है। गेहूं, चना, मक्का, बाजरा, जौ, ज्वार, है ना, इन सब में क्या हो रहा है, वंस सीड कम्स उसके बाद वो प्लांट सूख जाता है ना। while the other breeds many time during lifetime, जैसे मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड बर्ड्स, है ना, ये तो बने ही इसी के लिए को बार बार, इवन रेप्टाइल्स, स्नेक्स वगैरह, है ना, टर्टल वगैरह, वो कितनी कितनी बार ब्रीड करते हैं। सम प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग, जैसे इंसेक्ट हैं, जैसे कुछ फिश वगैरह हैं, जैसे फ्रॉग वगैरह हैं, वो क्या लार्ज नंबर
of small size offspring they will produce. Oyster, Pelagian fish, and all the fish in that this respect, even all the insects. While other produces small number of large size offspring like birds and mammals. क्योंकि उनमें उनके सर्वाइवल के चांस ज्यादा हैं, तो उनको जो है ज्यादा नहीं पैदा करना पड़ता है ना। या तो वो उनका अंडे बड़े होंगे जो कि उनको सफिशिएंट फूड अवेल करा रहे हैं, है ना, या फिर ताकि उनको लार्वल स्टेज में नहीं जाना पड़े, और या फिर मैमल्स है जिनके बच्चे जो है फुल्ली डेवलप होकर के बॉर्न हो रहे हैं। एंड बोथ दीज, दैट इज द बर्ड्स एंड मैमल्स, इवन सम ऑफ द रेप्टाइल्स, दे शो हाई डिग्री ऑफ पेरेंटल केयर, तो वो अपने बच्चों को ऐसे मरने भी नहीं देते हैं। सो विच इज डिजायरेबल फॉर मैक्सिमम फिटनेस, तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही है। Ecologists suggest that the life history traits of the organism have evolved in relation to the constraint imposed by the abiotic and biotic components of the habitat in which they live. So we cannot say that all the individuals should produce large number of small size offspring or eggs, ठीक है, कि वो ज्यादा है। या हम ये भी नहीं वकालत कर सकते हैं कि सबको इक्का दुक्का ही अंडे देना चाहिए, जैसे कि मैमल्स, या इक्का दुक्का ही बच्चे पैदा करने, सॉरी बच्चे अंडे देना चाहिए जैसे बर्ड्स, या बच्चे पैदा करने चाहिए जैसे मैमल्स, क्योंकि दे शो हाई डिग्री ऑफ पेरेंटल केयर विच इज नॉट विद द अदर्स, ठीक है। उनको बेचारों को पता भी नहीं रहता, जो लोअर मॉलस्क हैं, इकाइनोडर्मेट्स हैं, क्रस्टेशियंस हैं, उनको पता भी नहीं होता है कि उनके अंडे कहाँ गए, है ना। दे डोंट नो, उनको तो अपने बारे में ही नहीं पता है, तो वो दूसरों का, अपने बच्चों का क्या ख्याल रखेंगे। तो दैट इज द थिंग, है ना। फिश इवन दे डोंट नो हाउ टू लुक आफ्टर देयर यंग वन, है ना। तो दैट इज व्हाई वो उनके बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा नंबर में बढ़ जाते हैं। तो हम ये एक कॉमन स्ट्रेटेजी नहीं लगा सकते, तो यही बात कह रहे हैं। इकोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट द लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्वड इन रिलेशन टू द कंस्ट्रेंट इंपोज्ड बाय द अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द हैबिटेट इन व्हिच दे लिव, कि जिस तरह की कंडीशन में वो रहते हैं उसी हिसाब से उनके अंदर लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन आ जाएंगे, उसी हिसाब से उनके अंदर जो है कंडीशंस बन जाएगी। इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स इन द डिफरेंट स्पीशीज इज करंटली एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ रिसर्च एंड बीइंग कंडक्टेड बाय द इकोलॉजिस्ट। तो इकोलॉजिस्ट जो है इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इनको ये एक अच्छा टॉपिक लगा है, और कई सारे इकोलॉजिस्ट जो है वो इस बारे में जानकारी रखना चाहते हैं। नाउ पॉपुलेशन इंटरैक्शन, है ना, how members of one population interact among themselves and interact with the population of other species. तो अब एक्चुअली जब हम अदर स्पीशीज को इन्वॉल्व कर लेंगे तो वो कम्युनिटी आ गई है, ठीक है। तो ये अब पॉपुलेशन से हम एक लेवल ऊपर चढ़ गए हैं, वो कम्युनिटी आ गए। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको क्या कहते हैं, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो हमने उसमें डिफरेंट लेवल पढ़े थे। तो हमने पढ़ा था इंडिविजुअल तो अकेला रह ही नहीं सकता। फिर इंडिविजुअल के कई सारे, एक स्पीशीज के कई सारे मेंबर अगर किसी जगह पर रह रहे होंगे तो वो सब मिलके बनाते हैं पॉपुलेशन। तो वी आर स्टडीड अबाउट पॉपुलेशन। नाउ वी आर स्टडिंग इंटरेक्शन अमंग द डिफरेंट पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, तो वो कम्युनिटी हो जाएगा। तो what is the relation of the individuals of the different species in a community, in an ecosystem, that is called community। तो हम कम्युनिटी लेवल पे आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम 14वां चैप्टर जब पढ़ेंगे वहां हम क्या कहते हैं, बायोम के लेवल पे जाएंगे, हम इकोसिस्टम के लेवल पे आ जाएंगे, जहाँ पर अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में भी इंक्लूड करेंगे, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो अभी हम जो है कम्युनिटी लेवल पे आ जाते हैं। चलिए बात करते हैं कम्युनिटी लेवल में क्या पढ़ रहे हैं। Can you think of any natural habitat on the earth that is inhabited just by a single species? क्या कभी ये पॉसिबल हुआ कि जहाँ केवल एक ही स्पीशीज के मेंबर रहेंगे, सारे इंसानी इंसान रहे, इंसान सारे गाय, बकरी, कुत्ते, बिल्ली, और घास फूस, पेड़ पौधे, गेहूं, चावल, चना, मक्का, बाजरा, आम का पेड़, नीम का पेड़, सबको उखाड़ फेंके बोला डाप, इनकी किसी की जरूरत नहीं है, हम केवल इंसान रहेंगे। इज इट पॉसिबल? हम खाएंगे क्या दूसरे इंसानों को? नो, इट इज नॉट प्रैक्टिकल, है ना। तो मेंबर ऑफ वन स्पीशीज अलोन कैन नॉट सर्वाइव, वी रिक्वायर मेंबर्स ऑफ अदर स्पीशीज फॉर सेवरल नीड्स। वो हमारी फूड के लिए हो सकते हैं, वो हमारी ऑक्सीजन के लिए हो सकते हैं। अगर भाई हम जितने भी इंसान हैं, अगर इंसान ही इंसान रहेंगे तो ऑक्सीजन कौन देगा? हम तो सब ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अल्टीमेटली हमारी ऑक्सीजन डिमांड के लिए तो हमको प्लांट की जरूरत पड़ेगी, तो हमको फूड के लिए चाहिए
हमको ऑक्सीजन के लिए चाहिए, हमको शेल्टर के लिए चाहिए होगा। चलिए आप और मैं तो क्या इंसान है, हम तो कैसे न कैसे करके पत्थरों की बिल्डिंगें बना लेंगे, लेकिन गाय बकरी कुत्ता बिल्ली तो जो है वो पेड़ों के नीचे रहते हैं। कुछ बर्ड्स होती हैं वो पेड़ों के ऊपर ही घोंसला बना के रहते हैं, तो उनको शेल्टर के लिए चाहिए होगा। हमको भी कई सारे प्लांट जो होते हैं वो मेडिसिन के पर्पज से चाहिए होते हैं, कुछ और जो होते हैं वो किसी और पर्पज से चाहिए होते हैं। तो देर आर सेवरल इंडिविजुअल जो हमको जो जो हमारे काम आ रहे होंगे, कुछ हमारे ट्रांसपोर्ट में काम आ रहे हैं, कुछ हमारे कुछ और चीज में एंटरटेनमेंट के काम आ रहे हैं। मैंने घर में दो क्या कहते हैं पैरेट पाल रखे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। वो हमें देख के खुश चैपे चैपे करते हैं, हम उनको देख करके थोड़ा टाइम व्यतीत कर लेते हैं। ठीक है, तो यही है। तो हम कई सारी चीजों के लिए जो है दूसरी स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। वन स्पीशीज अलोन कैन नॉट सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन, so there is no such habitat and such situation is even unconceivable, inconceivable। आप इसके बारे में सोच भी नहीं कर सकते। ऐसा दिमाग में ख्याल में लाना जो है एक तरह की बेवकूफी हो जाएगी। वैसे ह्यूमन बीइंग इज वेरी मीन, और मैंने आपसे पहले भी कभी बताया, मैंने आपको क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि मतलब अगर जरा सा इंसान को ये मालूम पड़ जाए कि हम ऑक्सीजन तो कहीं से भी ला सकते हैं, हम फूड तो कैसे भी बना सकते हैं, तो एक भी पेड़ नहीं रह जाएगा इंसान जमीन के ऊपर। सारे पेड़ काट कूट करके वहां पे अपनी बिल्डिंगें खड़ी कर लेगा। ठीक है, इफ वी कैन प्रोड्यूस फूड इन इंडस्ट्रीज, और हमको जो है खेतों की जरूरत नहीं पड़े, हमको प्लांट्स की जरूरत नहीं पड़े, तो यकीन मानिए कि जितने भी खेत आज हैं वो सबके सब जो होंगे वो इंडस्ट्रीज में चेंज हो जाएंगे। वहाँ फैक्ट्रियां लग जाएंगी, वहाँ रोड बन जाएंगे, वहाँ फुटबॉल ग्राउंड बन जाएंगे, वहाँ कार रेसिंग की जगह जो बन जाएगी वो सब। इंसान तो बहुत मीन होता है, बहुत ही खराब, बहुत खराब। मतलब अगर इंसान नहीं होता इस इकोसिस्टम में तो ये इकोसिस्टम भी इतना सुंदर तरीके से चल रहा होता है, कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा होता, कोई इम्बैलेंस नहीं हो रहा होता है, कोई पॉन्ड खराब नहीं हो रहा होता, कोई जंगल में आग नहीं लग रही होती, कोई क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के केवल नेचुरल सोर्सेज होते हैं, वल्केनो या कभी फॉरेस्ट फायर, इसके अलावा कुछ नहीं, वो तो आपस में बैलेंस हो जाते हैं। ये पूरी दुनिया को खराब करने वाला तो हाँ इंसान ही है ना। तो ये तो ऐसा दिमाग में भी हम नहीं ला सकते हैं कि कोई स्पीशीज अकेली रह पाएगी। फॉर एनी स्पीशीज द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज वन मोर स्पीशीज। यही कह रहा है कि वन मोर स्पीशीज, मैं कह रहा हूँ वन मोर स्पीशीज से तो कुछ भी नहीं होगा। वन मोर स्पीशीज फॉर फूड ये बोल रहा है विच इट कैन फीड। ठीक है, बट फूड इज नॉट अल्टीमेट नीड। हमको जो है खाने के अलावा ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ेगी, हमको शेल्टर की भी जरूरत पड़ेगी, हमको छुपने के लिए भी जगह की जरूरत पड़ेगी, हमको अपना दिल बहलाने के लिए कुछ चीजों की भी जरूरत पड़ेगी। इमेजिन कीजिए आप ऐसे जगह रहें जहाँ एक भी फूल पत्ता नहीं हो। पीपल गो टू दुबई एंड दे गो टू एंजॉय, बट वो वहां पे एक सप्ताह से ज्यादा नहीं रह सकता दुबई में। अगर वो घूमने के पर्पज है, जॉब के लिए गया वो अलग बात है, वो अलग कंडीशन है, बिकॉज वो हमारी कंट्री में जॉब ही नहीं मिल रहा है या वहाँ पे बहुत ज्यादा इनकम हो रही है, दैट इज व्हाई दे गो एंड लिव। अदरवाइज दुबई इज नॉट अ प्लेस या क्या कहते हैं जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं वो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम जा करके कोई अपना दिल बहला सके। आपको पेड़ ही नहीं मिलेंगे, आर्टिफिशियली उन्होंने थोड़े बहुत पेड़ लगा रखे हैं किसी किसी जगह पे, एयरपोर्ट पे या कोई खास जगह है वहाँ पे। ठीक है, अदरवाइज आपको जो है पूरा दूर दूर तक केवल बिल्डिंग्स दिखेंगी सीमेंट की। सीमेंट की बिल्डिंग देखने के लिए आप बाहर जाने की क्या जरूरत है। आपको सबसे अच्छा लगेगा कहाँ पे, जहाँ बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं, जहाँ नेचर हो, जहाँ मतलब क्या कहते हैं फॉल्स हो, जहाँ पे मतलब अच्छे जंगल हो, जहाँ पे कुछ जानवर हो, जहाँ कुछ अच्छी बर्ड्स होती है। कभी आप देखिए ना सुबह सुबह जब उठ करके आप छत पे चल जाइए, बर्ड्स कितनी आवाजें करती है, इतना अच्छा लगता है। ठीक है, शाम पड़े भी करती हैं, शाम पड़े आप छत पे जाइए और देखिए हाउ बर्ड्स जो है दे रिटर्न होम एंड हाउ दे फ्लाई एंड ऑल। जब अभी थोड़े टाइम पहले जो है मौसम खैर आज भी बारिश हुई है, अदरवाइज ऑल्सो जस्ट आफ्टर द रेनी सीजन है, आप देखते हैं कितने सारे टाइप के इंसेक्ट्स, बटरफ्लाईज एंड मेनी अदर थिंग्स जो आपको दिखती है, वो आपका दिल जो है आप सूखे के अंदर ज्यादा टाइम नहीं रहते। हाउ लॉन्ग यू कैन रिमेन कैप्टिव इन अ रूम इवन इफ यू गॉट द टीवी एंड मोबाइल। आपको एक बार इच्छा होगी बाहर जाकर के देखें। ठीक है, तो कोई एक स्पीशीज दो स्पीशीज के ऊपर सरवाइव नहीं कर सकता। इवन प्लांट स्पीशीज विच मेक देयर ओन फूड कैन नॉट सर्वाइव अलोन। प्लांट को भी जो है किसकी जरूरत पड़ेगी, उनको पॉलिनेशन के लिए दूसरे ऑर्गन्स की जरूरत पड़ेगी, डिस्पर्सल ऑफ सीड के लिए दूसरा ऑर्गन्स की जरूरत पड़ेगी, फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट।
कोई जानवर मरेगा तो उसको सड़ा सड़ू के खाद बना करके प्लांट को अवेलेबल कराने के लिए भी जो है उसको दूसरे ऑर्गेनिम्स की जरूरत पड़ेगी। तो इट नीड सॉइल माइक्रोब्स, है ना, किसकी जरूरत पड़ रही है, उसको सॉइल माइक्रोब्स की जरूरत पड़ रही है, ऑर्गेनिक मैटर, है ना, ताकि वो जो है ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में चेंज करके जो है अवेल कराएगा सॉइल में। देन पॉलिनेशन के लिए जरूरत पड़ रही है, ठीक है, डिस्पर्सल के लिए जरूरत पड़ रही है। Without any agent, it is obvious that in nature, animals and plants and microbes do not and cannot live in isolation. Do not and cannot live in isolation. उनको तो दूसरे स्पीशीज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, and that is form a community. ठीक है, but interact in the various way to form biological community. तो यही वर्ड कम्युनिटी को ही हम जो है स्ट्रेस कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम किसको स्ट्रेस कर रहे हैं, वी आर स्ट्रेसिंग ऑन कम्युनिटी। इवन इन द मिनिमल कम्युनिटी many interactive linkages are exist. हो सकता है कोई डेजर्ट के अंदर आप जाएं, आपको वहां पर बहुत ज्यादा स्पीशीज नहीं मिल रही है, देयर में बी 8 to 10 स्पीशीज इन पर क्या कहते हैं स्क्वायर मीटर एरिया, या स्क्वायर मीटर एरिया तो कम हो जाएगा, आप मान लीजिए 100 स्क्वायर मीटर का एरिया भी अगर आपको दे देंगे तो आपको वहाँ पे क्या क्या चीजें मिल रहेंगी, वहाँ पे आपको कुछ रेप्टाइल्स मिलेंगे, कुछ इंसेक्ट्स मिलेंगे, कुछ बर्ड्स मिलेंगी ईगल जैसी, ठीक है, कुछ पेड़ मिलेंगे आपको बबूल जैसे, या क्या कहते हैं कैक्टस जैसे एंड ऑल, है ना, और कुछ टाइप के क्या कहते हैं रेप्टाइल्स मिल जाएंगे, स्नेक नेक, है ना, और इक्का दुक्का दूसरे जानवर, और मैमल्स के नाम पर आपको कैमल मिल जाएंगे। तो यही मिलने वाले वहां पे, फिर भी उनके बीच में इंटरेक्शन होगा। दे ऑल्सो आर मेंटेनिंग द इंटरक्टिव एनवायरमेंट टू कंटिन्यू सर्वाइवल, ठीक है। इवन इन एक्वेरियम, एक एक्वेरियम जो हम बनाते हैं वो तो आर्टिफिशियल है, ठीक है। इन एन एक्वेरियम ऑल्सो वी कीप सम काइंड ऑफ फिश, फिर हम कभी स्नेल्स लगा देते हैं, कुछ वहां पे कुछ टाइप के प्लांट्स लगा देते हैं, और माइक्रोब्स तो वहां अपने आप से आ जाते हैं, आपको लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो फिश हैं, ये जो हैं, इनके जो वेस्ट होंगे उनको माइक्रोब डिकम्पोज करेंगे, वो प्लांट्स को अवेलेबल करा देंगे, इनने जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकाली वो प्लांट्स लेंगे, प्लांट इनको ऑक्सीजन दे देंगे, एंड दे विल बी लिविंग इन अ परफेक्ट हार्मनी, ठीक है। आप एक प्लांट एक एक्वेरियम बना, ताजा पानी रखें और उसके अंदर कुछ मछलियां डाल दें, वो तो दूसरे दिन ही मर जानी है, उनको तो फूड ही नहीं मिलेगा। चलो आप फूड से बाहर से सप्लाई कर देंगे, then the water will become keep on dirtying because of the excreta which are deposited by them. Microbes are needed, plants are needed for recycling, ठीक है। Even the minimum community, many interactive linkages are exist, although all may not be readily apparent. Interspecific interactions arise from the interaction of the population of two different species. अब जब हम इंटरैक्शन की बात कर रहे हैं तो हम कम से कम दो स्पीशीज के बीच में इंटरैक्शन की बात करेंगे, कोई भी। अब वो जैसे हो सकता है सिम्बायोसिस, वो हो सकता है पैरासिटिस, वो हो सकता है प्रीडेटर प्रे प्रीडेटर रेशियो, तो हमको कम से कम दो स्पीशीज के बीच में इंटरैक्शन की बात करनी होगी। दे कुड बी बेनिफिशियल, जैसे वो सिम्बायोसिस है तो वो एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे होंगे, डिटरमिनियल हो सकता है वो एक को नुकसान कर रहा हो, जैसे पैरासाइट है। न्यूट्रल हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है एक पेड़ के ऊपर स्नेक रह रहा है न, स्नेक को तो चलो फिर भी थोड़ी बहुत जगह मिल जाएगी छुपने की, लेकिन पेड़ को क्या फायदा हो रहा है ना। कुछ और इस तरह के रिलेशन होते हैं जिसमें किसी को फायदा भी नहीं हो रहा, नुकसान भी नहीं हो रहा, है ना। हम इनके बारे में पढ़ेंगे आगे भी कि कुछ न तो कोई फायदा हो रहा है न नुकसान हो रहा है, ऐसे भी कुछ टाइप के इंटरेक्शन है ऑन विच टू वन ऑफ द स्पीशीज और बोथ असाइनिंग। अगर हम पॉजिटिव जो बेनिफिशियल है उसको हम पॉजिटिव से दिखाएं, और जो नेगेटिव है डिटरमिनियल है उसको हम नेगेटिव साइन से दिखाएं, ठीक है। और जहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको हम जीरो साइन से दिखाएं। तो हमारे पास में फॉलोइंग टाइप के इंटरेक्शंस हैं, उनको हम देख लेते हैं, दैट की टेबल पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम आज की क्लास खत्म करेंगे। तो हमने 1 2 3 4 5 6 टाइप के रिलेशंस पढ़े हैं। 6 टाइप के रिलेशंस में हमको जो है क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है, देखते हैं। पहला रिलेशन है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म के अंदर क्या हो रहा है, दोनों ही बेनिफिटेड है, ये भी बेनिफिट पा रहा है, ये भी बेनिफिट पा रहा है। कंपटीशन इज अ काइंड ऑफ रिलेशन जिसके अंदर दोनों को ही नुकसान हो रहा है, कॉम्पीट करेंगे। मान लीजिए एक कुत्ता और एक गाय लड़ रहे हैं रोटी के लिए, तो हो सकता है कि गाय जो है वो कुत्ते को काट खाए, नहीं गाय जो है वो कुत्ते की सींग मार दे, हो सकता है कि कुत्ता जो है गाय को काट खाए, है ना। अगर वो लड़ाई उस लेवल तक चल जाती तो इट में बी हार्मफुल फॉर बोथ। प्रिडेशन में क्या होता है, जो प्रे होता है वो उसकी तो जान जाती है, प्रे जो होता है उसकी तो जान जाती है, और प्रीडेटर को फायदा हो रहा है।
predator is benefited where the prey is in loss. पैरासाइट के अंदर भी ऐसे हो रहा है, जो पैरासाइट है उसको फायदा हो रहा है और होस्ट को नुकसान हो रहा है। कॉमेंसलिज्म एक ऐसा टाइप का रिलेशन है जिसमें एक को तो फायदा हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, एक को तो फायदा हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसा मैंने कहा, कोई स्नेक है वो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ, क्या फर्क पड़ रहा है उसको? पेड़, स्नेक को तो जेल आश्रय मिल गया, लेकिन पेड़ को कुछ भी नहीं मिलने वाला उससे। वो कोई ऐसा भी नहीं है कोई डिकम्पोजिशन कर रहा होगा, वो ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत क्वांटिटी के अंदर कोई एक्सक्रीटा प्रोड्यूस कर रहा है जिससे कि पेड़ को जो है न्यूट्रिएंट मिल रहे होंगे। ठीक है, तो वो है। और एमेंसलिज्म एक ऐसा रिलेशन है जिसमें एक को तो नुकसान हो रहा है और दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जैसे एक पेटी डिश के अंदर हमने जो है पेनिसिलियम पाल लिया, है ना, बैक्टीरिया को कल्चर कर रहे हैं। किसको? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम को जब कल्चर कर रहे हैं तो उससे जो निकलने वाला जो केमिकल है दैट में बी हार्मफुल फॉर अदर्स, पर पेनिसिलिन को तो कोई फायदा नहीं मिल रहा ना उससे। पेनिसिलिन को क्या फायदा मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है ना। तो वो शेड चल रहा है, ऐसे लिखा है शेड चल रहा है और उसके पैर के नीचे चींटी आ गई। तो शेर के तो चलने से शेर को तो कोई फायदा नहीं मिला, लेकिन चींटी की तो जान गई। ऐसा तो कोई सा भी जानवर हो सकता है ना। खैर, एनीवे, तो these are the 6 type of interaction which we'll study in detail in the next portion in the same chapter. So good day, children. That's all for today. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome.